अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपको इसी तरह खुश रखे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। मैं काफ़ी अरसे से पुरअसरार कहानियाँ आप तक पहुँचा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कुछ उलझनें थीं, कुछ ऐसी उलझनें जिन्हें सुलझाना मेरे मिजाज से बाहर की बात थी। बात मिजाज की होती तो ज़ौक़ इंतखाब भी एक अलग मेयार रखता है, मगर कभी कभी हमारा इंतखाब गलत होता है और इसका एहसास हमें बहुत कुछ लुटा देने के बाद ही होता है। वो कहते हैं ना कि सर पे चोट लगने से अकल आ ही जाती है। आज की मेरी कहानी तख्लीकी भी कुछ ऐसी ही उलझी सुलझी पहेली की तरह है। वो पहेली जिसका दुरुस्त जवाब हमेशा आखिर में ही मिलता है। मैं आपको इस तरह सुनाऊंगी कि आपको लगे कि कहानी वो ही सुना रहा है जिसकी ये कहानी है। मैं इन सब बातों से बखबर रात की तन्हाई में घर की छत पर सिगरेट सुलगा रहा था। जंगल और वादियों के दरमियान बने इस मकान में मेरी पहली रात थी। ये मकान मेरे करीबी दोस्त के दादा ने पाकिस्तान बनने से पहले खरीदा था। ये मकान 2 मंजिला था। ये बात अलग है कि गुज़श्ता कई बरस से यहाँ कोई नहीं रहता था, बल्कि तकरीबन इस पूरे इलाके में ही मुझे गिने चुने लोग ही मिले थे। सब सहूलतें ना मिलने की वजह से शहरों का रुख कर चुके थे। बता देना चाहता हूँ कि हम 3-4 दोस्त एडम के पुराने गांव में घूमने की गरज से आए हुए थे। एडम और मैं स्कूल के वक्तों से दोस्त ही हैं। ये इलाका अजीब पुरअसरार था। दिन में कुछ और रात में कुछ। शायद पहाड़ी इलाके ऐसे ही होते हैं। ये जगह दिन में जितनी खूबसूरत लग रही थी, रात को इतनी ही मुतरादिफ। चांद की उदासी मेरे गिर्द मौजूद वादियों और पहाड़ों में पूरी तरह छाई हुई थी। दरख्तों से सर पीटती सर्द हवाएं टहनियों को चीखने पर मजबूर कर रही थी। और फिर इस सब के साथ जंगली जानवरों की आवाजें। भेड़िए इकट्ठे मिलकर शोर मचा रहे थे। मेरे ख्याल में आज रात उन्होंने फिर कोई शिकार किया था। मुझे इस रात यहाँ की पुरअसरारियत पर कोई तअज्जुब नहीं था। मैंने एक लंबा सिगरेट का कश लगाया और अपनी कुर्सी से उठकर मुंडेर तलक रसाई की। दरअसल मैंने चांद को देखते हुए अपनी कुर्सी छोड़ी थी, यानी मैं चांद की रोशनी में इस जगह का जायजा लेना चाहता था। अभी मैं बाहर तक पहुंचा ही था कि मुझे खेत में एक लड़की नजर आई जो सफेद फ्राक में खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मैं उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि यहाँ इस वक्त किसी लड़की का होना एक अजीब बात थी। मुझ पर पुरअसरारियत के साए बादलों की तरह छाने लगे थे। मैंने सिगरेट का आखिरी कश लगाते हुए इसके चेहरे की तरफ देखा तो मालूम हुआ कि वो कोई गैर मुल्की है। मालूम नहीं क्यों, मगर वो लड़की मुझे ही देख रही थी, जिस वजह से मुझ पर अजीब कैफियत हावी होने लगी थी। जैसे जैसे मैं इस पर गौर करता, मेरी कैफियत मनफी होती जाती। मुझे एक सर्द लहर अपने जिस्म में बरक रफ्तारी के साथ महसूस हुई, जिसके साथ ही मेरा जिस्म एक झटके से कांप गया। मुझे हवा में कुछ भारीपन महसूस होने लगा था। जैसे जैसे मैं इस पर गौर करता, मेरी कैफियत मनफी होती जाती। मुझे एक सर्द लहर अपने जिस्म में बरक रफ्तारी के साथ महसूस हुई, जिसके साथ ही मेरा जिस्म एक झटके से कांप गया। मुझे हवा में कुछ भारीपन महसूस होने लगा था, जिसके बायस मैं मुंह से सांस लेने लगा। मैंने चाहा कि एक कदम पीछे हट जाऊं, मगर उस लड़की में ऐसी कशिश थी कि मैं इससे नजर नहीं हटा पा रहा था। मेरा दिमाग मुझे किसी नेगेटिविटी के सिग्नल्स दे रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरी धड़कनें बेकाबू होने लगी हैं। अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, जिसे महसूस करते ही मैं चौंक गया। मेरे चौंक कर मुड़ने पर मैंने अपने पीछे एडम को पाया, जो सवालिया निगाहों में मुझे घूर रहा था। एडम ने मुझ पर सवालात की बरसात कर दी। मुझे मालूम है वो बहुत से सवाल कर रहा था, मगर मैं इस वक्त किसी अलग वहन में मगन था। एडम ने मुझे झंझोड़ा और फिर मेरे माथे से पसीना साफ करते हुए कहा, तलहा खैरियत तो है? तुम ठीक तो हो? हुआ क्या है? मैंने मुड़कर खेत में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मेरी नजर इस लड़की की तलाश में थी, मगर वहाँ कोई नहीं था। एडम ने मुझे पकड़कर कुर्सी पर बैठाया और पूछा, क्या ठीक हो तुम?
जिस पर मैंने हाँ में सर हिला दिया। एडम ने दूसरा सवाल किया कि क्या हुआ है तुम्हें, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैंने कहा हाँ, बस सफ़र की वजह से थकावट सी हो रही है। एडम ने मुझे नीचे आने को कहा क्योंकि बाकी दोस्त खाने की मेज़ पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मैं खुद को नॉर्मल रखने की कामयाब कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे जहन में सवालात की बरसात होने लगी थी। मैं इस बात का एडम से या किसी से भी जिक्र नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि इनमें से कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा, उल्टा मेरा मजाक बन जाएगा, जो मैं कम से कम इस बात पर तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं जानता था वो लड़की इंसान नहीं थी, क्योंकि मैं इन सब पर यकीन रखता था। वो लड़की मुझे क्यों देख रही थी? मैं इस सवाल से खौफजदा था। अब जब हम सीढ़ियों से उतर रहे थे तो मैंने पहली बार इन पर गौर किया। ये सीढ़ियां बिल्कुल सीधी नीचे को जाती थी, जैसे खड़ी हुई हों, बिछी हुई नहीं। और स्टेप्स इतने छोटे कि मुश्किल से एक पैर भी पूरा ना पड़ सके, ताकि इस कदर के एक वक्त में एक ही शख्स इन्हें इस्तेमाल कर सके। मुझे इस घर की पुरस्कारियत नजर आने लगी थी, या शायद मैं ज्यादा सोच रहा था, पर कुछ तो था जो पॉजिटिव नहीं था। यहाँ बने कमरे ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन छत बहुत ऊंचे थे। दीवारें देखकर भी एक अजीब एहसास होता था। ये दीवारें बेहद मोटी थीं। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ये घर मुझे इस निगाह से भी देखना पड़ेगा। खाने से फारग होकर मैंने पैनाडोल की 2 गोलियां ली और कुछ देर आंखें बंद करके सोफे पर बैठ गया। एडम का ध्यान मुझ पर ही था, क्योंकि मैं खाना अधूरा छोड़कर चल दिया था। वो मुसलसल मुझे देख रहा था। इस बार इसने मुझे आराम करने को बोला। हम सब बहुत थक गए थे। एडम के मुंह से आराम का लफ्ज सुनकर वेलम और काशिफ भी जमाइयां भरने लगे। हम सब एक ही कमरे में बिस्तर लगाए लेटे थे, क्योंकि एक ही कमरा था जो बैठने लेटने के काबिल था। खास करके इस सर्द मौसम में थकावट की वजह से सब नींद की वादियों में चले गए, जबकि मैं काफी देर जागता रहा। मालूम नहीं कब मेरी आंख लग गई। इस रात एक अजीब ख्वाब के बाद मेरी आंख फिर से खुल गई। मैंने देखा कि जिस कमरे में हम सब हैं वहाँ वही लड़की मौजूद है, और वो अपने बालों को आग से जला रही है, जबकि इसके चेहरे पर अजीब पुरस्कार मुस्कुराहट है, यहाँ तक कि वो मुकम्मल गंजी हो जाती है। मैंने देखा कि जिस कमरे में हम सब हैं वहाँ बालों में लगी आग के शोले इस कदर फैल जाते हैं कि इसकी पलकें तक झुलस जाती हैं, यहाँ तक कि इसका मुकम्मल चेहरा आग की लपेट में आ जाता है। एक गहरी सांस के साथ मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने में भीग चुका था। शुक्र है ये सब ख्वाब था, मगर मुझे जल्द ही इस बात का यकीन हो गया कि अभी मुसीबत नहीं टली। इस पूरे कमरे में बालों के जलने की बू फैली हुई थी। ये बदबू इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त थी कि एडम, वेलम और काशिफ तीनों खांसते हुए उठ गए। हम चारों बर्क रफ्तारी के साथ कमरे से बाहर निकल आए। सांस बहाल होने पर पूरे घर का जायजा लिया गया, मगर कुछ नहीं मिला। जल्दी सुबह हो गई। सुबह नाश्ते के बाद मैंने एडम को गुज़श्ता रात छत पर होने वाली तमाम सूरत हाल से आगाह किया। वो मेरी बात मुकम्मल होने तक खामोश बैठा रहा। मुझे लगा जैसे वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा, जिस पर मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने ये कहकर बात गोल कर दी कि शायद मेरा वहम होगा। एडम ने इस बात का भी जवाब नहीं दी। मुझे गुस्सा आने लगा और मैं सिगरेट जलाकर कमरे से बाहर निकल आया। दोपहर से ज़रा पहले जब सर्दी का जोर टूटा तो इन लोगों ने बाहर घूमने का इरादा किया। पहले तो मैं राजी नहीं हुआ, मगर फिर सोचा थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। ये जगह बहुत हसीन थी, पहाड़ों से बहते चश्मे, परिंदों की सरगम हसीन वादियाँ वगैरह। पहाड़ों पर घूमते फिरते कुदरत की खूबसूरती पर तबसरा करते हुए हम बहुत दूर निकल आए। हम सब एडम के पीछे चल रहे थे और वो हमें एक गाइड कर तरफ घुमा रहा था। अपनी सैर के दौरान हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ से नीचे देखने पर हमारे एक छोटा सा मैदान नुमा हिस्सा नजर आना शुरू हो गया, जहाँ टूटी हुई दीवारें बनी थी। गालबन यहाँ किसी जमाने में कोई मकान हुआ होगा। एडम ने नाकाबिले सफर रास्ता देखकर नीचे उतरना शुरू कर दिया, और ऐसे ही हम भी इसके पीछे पीछे मैदान तक पहुंच गए। ये वाकई ही जमाने
का एक खूबसूरत मकान हुआ होगा। वेलम ने अपना कैमरा आंख से लगाते हुए कहा, इस टूटे घर के पीछे पानी की नहर बह रही थी और एक कच्चा पक्का रास्ता पीछे को जाता था। बकौल एडम, ये रास्ता गांव से जा मिलता है। मैं इस जगह का बारीकी से जायजा ले रहा था, जबकि वेलम और काशिफ तस्वीर बनाने में मसरूफ थे। एडम ने मुझे बताया कि जिस लड़की का मैं जिक्र कर रहा था वो यहाँ इसी घर में रहा करती थी। मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा, जिसके बाद इसने बताया कि इसने अपने बड़ों से सुन रखा है कि यहाँ आज़ादी से पहले एक अंग्रेज फैमिली रहती थी। उनकी एक जवान बेटी थी जिसे किसी ने कत्ल कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि जिंदा जला दिया था, तो कुछ कहते हैं कि बागियों के हाथ ज़बह हो गई थी। मैं हैरत से इसकी बात सुनता रहा। बकौल एडम, गांव के रहने वाले बहुत से लोगों ने इस लड़की को अक्सर रात में टहलते फिरते ही देखा है, और ये ज्यादातर उन लोगों को नजर आती है जो पहली बार यहाँ आए हों। उसकी बातें मुझे खौफजदा कर रही थी। मैंने यहाँ से जाने में ही भलाई समझी। कुछ देर आगे पीछे घूमकर हम वापस आ गए। इसी शाम हमें किसी इमरजेंसी की वजह से वापस शहर आना पड़ा। वो कहानी, वो गांव, वो लड़की, सब वहीं रह गया। बाकी था तो बस एक ख्याल, कुछ जज्बात, कुछ सवाल। घर वापस पहुंचकर भी मैं कई दिनों तक ख्वाबों ख्यालों में वही घूमता रहा। वो जो भी थी, इसने नुकसान नहीं पहुंचाया हम में से किसी को भी। वो लड़की मुझे आज भी याद है। नीली आंखें, स्याह बाल, बारीक होंठ, मासूम चेहरा। कोई कैसे इतना जालिम हो सकता जो एक कली को मसल दे, एक फूल को जला दे। मैं एक बार फिर वहां जाना चाहता हूँ और उसे देखना चाहता हूँ और उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वक्त की मसरूफियत की वजह से मैं वहां जा नहीं पा रहा। अगर मैं वहां गया तो मैं आपसे ज़रूर अगली बात शेयर करूँगा। शुक्रिया।